तेरी यादें रहे जिंदा, तेरी यादें रहे जिंदा, ऐसा कुछ करो तुम, मर मर के जियो ना तुम, मदिरा ना पियो तुम। ये मैंने दर्शन से आचार किया है और मेरे पास मैं एक न तो खाने को होता है, क्योंकि मेरी प्रतिभा का कहीं सदुपयोग नहीं, मेरे अपने जो सोच है, समझ है, जो विचार हैं, उनका कहीं मूल्यांकन नहीं। तो मैं ऐसा पाता हूँ कि इस देश को, इस देश के सिस्टम को शिक्षा की गुणवत्ता की, चरित्रता की, नैतिकता की शायद आवश्यकता नहीं। भाई हमारे देश में क्या कहता है ये कोई नहीं सुनता, कौन कहता है ये सब सुनते हैं। उसी बात को एक पैसे वाला आदमी कहेगा तो लोग कहेंगे सही बोल रहा है, और जिसके पास में आर्थिक और सामाजिक हैसियत नहीं है, वो कितना ही शैक्षिक तौर पर, चरित्र के तौर पर बहुत अच्छा ईमानदार हो, कोई नहीं महसूस करेगा। भारत की स्थिति तो यही है। और देशों में तो उसकी वैल्यू है, लेकिन भारत में नहीं है। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट गया परसों तरसों, तो वहाँ ऐसे ही गया तो वो बोले कि आप इन कपड़ों में अंदर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा मेरी सिचुएशन ऐसी है और मैं साधना करता हूँ तो नेचुरल रहता भी हूँ। तो बहुत कुछ कहने के बाद जब उन्हें लगा तो बोले आपस में कि ये पागल है। ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ हनुमान मंदिर पर और यहाँ पर बैठी थी, सोचा कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। ये बाबा है, इनसे बातचीत करेंगे। बाबा, शिक्षा जो हमारे देश की है इस वक्त क्या स्तर है उसका? देखिए, जहाँ तक शिक्षा नीति का सवाल है, वो मुझे तो आज तक ये समझ में आया कि साक्षरता के तौर पर तो शिक्षा नीति है और उसका व्यवहारिक चलन है, लेकिन शैक्षिकता में भारतीय शिक्षा नीति का कोई योगदान नहीं है और मेरी नज़र में शिक्षा की कोई व्यवहारिकता नहीं है भारत में। ऐसा क्यों लगता है? व्यवहार में परंपरागत सोचे समझे जो पूर्वाग्रह होते हैं, उनके साथ ही मिलकर सबका जीवन सफ़र शुरू होता है। बचपन में जब हम उस समय होते हैं जहाँ हमें सीखने की आवश्यकता होती है और एक बालक के कैरेक्टर में होते हैं, लेकिन वहाँ भी हम पर ज़बरदस्ती की जाती है, थोपाथापी की जाती है। बहुत सारे ऐसे विचार जिन विचारों का जीवन से कोई लेना देना नहीं है, और जब हम स्कूल का रुख करते हैं तो वहाँ का स्तर ये है कि जैसे प्राथमिक शिक्षा विद्यालय होते हैं, तो वहाँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ शैक्षिक भवन मिलेगा जिसमें आधा अधूरा होगा, मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी। और शिक्षा की गुणवत्ता के संदर्भ में अगर बात करें तो मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ कि मुझे बड़ा मलाल है और बड़ा आज दिक्कत हो रही है कि अगर मेरा जीवन भारतीय शिक्षा नीति की समझ मुझे पहले पैदा हो गई होती तो मैं आज इस तरह दोहराए पे नहीं खड़ा होता जहाँ आज मैं खड़ा हूँ। हालांकि मैं स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स हूँ, साधना करता हूँ, मेरा विषय मनोविज्ञान है, लेकिन बात यह है कि जब हम सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो शैक्षिक और सीख के तौर पर हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म या कोई पोर्टल ऐसा नहीं है जहां हम अपनी बात कह सकें। बिल्कुल, मैं मानती हूँ आपकी इस बात से, हाँ, अग्री करती हूँ। हाँ। अभी देखिए, शिक्षा, मैं एक सवाल लेके गया था उच्च शिक्षा मंत्री अपने प्रदेश की सरकार के पास में। तो मैंने उनके सामने एक विषय रखा था। मैंने कहा मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल था, उच्च शिक्षित व्यक्ति द्वारा राष्ट्र को स्वस्थ समझ परक नागरिक देने की जो ड्यूटी है सरकार की, सरकार ऐसी किस नागरिक नीति पर काम कर रही है? यदि नहीं तो क्यों नहीं कर रही है? मतलब इसका कारण भी सुस्पष्ट जानना चाहा था। तो क्या उन्होंने जवाब दिया? नहीं, डॉक्टर दिनेश शर्मा थे उस समय उप मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा अब ये भारी भारी शब्द सेंट्रल के सवाल लेके प्रदेश सरकार से पूछने आए हैं, आप करते क्या हैं? मैंने कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए तो कुछ अंतसबोध है शैक्षिक तौर पर लगाए कि जीवन ख़त्म हो रहा है और बचाने के लिए आपसे सवाल और जवाब चाहते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए, मैं आपने बड़ी ऊंची बात है, ये सब उच्च शिक्षित व्यक्ति
स्वस्थ समझ परक नागरिक। ये एक मंत्री का जवाब था। हाँ, ये डॉक्टर दिनेश शर्मा का जवाब था। तो मैंने कहा समाधान के तौर पे आप हमें क्या देना चाहते हैं? उन्होंने कुछ नहीं, मैं अपने सचिव के पास भेज देता हूँ, वहाँ जाके आप अपनी चीज़ें रखिए। दरअसल मेरे दिमाग में था कि हमारे देश में जो लोग सुसाइड करते हैं ना, तो मेंटल हेल्थ, तो उसमें था मेरे दिमाग में कि अगर शैक्षिक तौर पर हम स्वयं के मस्तिष्क को समझ सकें, तो हमारी बहुत सारी अबूझ पहेलियाँ, बहुत सारे अनसुलझे सवाल वो हम सुलझा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार के साथ मेरा सामंजस्य ये था कि एक मानसिक स्वास्थ्य देखरेख बिल 2014 में पारित हुआ था। तो मैं जब सचिव के पास गया तो उन्होंने 4-6 बार मुझे बुलाया। अब मेरे पास, आप ये समझिए, मैंने दर्शन से आचार किया है और मेरे पास मैं एक न तो खाने को होता है, चूँकि मेरी प्रतिभा का कहीं सदुपयोग नहीं, मेरे अपने जो सोच है, समझ है, जो विचार हैं, उनका कहीं मूल्यांकन नहीं। तो मैं ऐसा पाता हूँ कि इस देश के सिस्टम को शिक्षा की गुणवत्ता की, चरित्रता की, नैतिकता की शायद आवश्यकता नहीं है। ऐसा तो बाबा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। आज जो हम देश में देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, जो यूथ अनएम्प्लॉयड है, वो भी, उसके पास भी चीज़ें समझता है, वो भी काम कर पे जाना चाहता है, वो भी चाहता है कि उसकी प्रतिभा का इस्तेमाल हो, वो जो यंग लोग हैं उनके साथ सही हो, लेकिन अनएम्प्लॉयड है। हम देख रहे हैं कितने प्रोटेस्ट भी दिन पे दिन होते जा रहे हैं। देखिए, एक बात कहूँगा मैं, जहाँ तक यूथ की बात आपने की है, दरअसल मैंने जो अपना अध्ययन किया है, मेरा जो अनुभव है, आज यूथ के पास मैं सिर्फ और सिर्फ किस तरह जीवन चलेगा आर्थिक तौर पर, और हम किस तरीके से बिना कुछ प्रयास किए सफलता पा सकते हैं, इस सोच को लेकर ही वो सिर्फ शिक्षालय तक जाते हैं। और उन्हें यदि बात की जाए शैक्षिक तौर पर स्वाधीन होने की, भाई शिक्षा तो हमें पूर्णतः स्वयं का बोध कराती है, सिस्टम का बोध कराती है। तो ये सब यूथ जो है आज के ज़माने में, भारतीय तौर पर भारत की जो यूथ है, उसको तो केवल और केवल नौकरी चाहिए। तो ये जो नौकरी है, खाना और कमाना, मतलब उसकी लाइफ का जो उद्देश्य है खाना और कमाना, कमाना और खाना। तो जब विद्यार्थी का जीवन यहाँ सिमट जाएगा, खाना और कमाना, कमाना और खाना, तो आखिर देश का भविष्य क्या होगा, देश का वर्तमान क्या होगा? तो अब मुझे नहीं लगता कि यूथ के पास में जो सवाल हैं वो अपनी निज जीवन से अवतरित हुए हैं। उनके तो ज़्यादातर सवाल मुझे स्वार्थमय लगते हैं। वो खुद ब खुद शिक्षा को लेकर सजग नहीं है। गवर्नमेंट सिस्टम से वो कभी नहीं चाहते कि शिक्षा पर सुधार हो। बस उन्हें कुछ ऐसी शॉर्टकट मिल जाए जिससे उन्हें डिग्री मिल जाए और नौकरी मिल जाए। सिखाया भी तो यही गया ना बाबा। जब मैं भी जब थी तो मुझे बताया कि 10th तक पढ़ लो, 12th तक पढ़ लो, कॉलेज चले जाओ, फिर जॉब कर लो, शादी कर लो, बच्चे कर लो, यही सिखाया जाता है आमूमन लोगों को। देखिए साहब, मैं व्यवस्था और व्यापार, इन दोनों में अंतर समझता हूँ। व्यवस्था जो होती है वो एक बिजनेस नहीं बन सकती। पैसा जो है वो खरीद फरोख्त, मतलब आवश्यक वस्तुओं के खरीद फरोख्त में, यानी कि उनके वितरण में, उनके केंद्रण में पैसा होता है। लेकिन अगर पैसा ही उद्देश्य है, पैसे से पैसे तक, तो ये तो मेरी समझ से पर एक ही बात है। देश एक आइडियोलॉजी से चलता है और शिक्षा की बुनियाद आइडियोलॉजी है। हमारे देश में आज, पूरे देश में, मैंने एक स्टोरी राइट की है अभी। एक मैं दरअसल मूवीज़ स्टोरी टाइप लिखता रहता हूँ, तो उसमें मैंने कुछ लिखा है, व्यवस्था है या बूचड़ खाना। तो मुझे कहीं से भी ये व्यवस्था जो है वो नहीं लगती कि ये व्यवस्था है। सिर्फ और सिर्फ एक व्यापार लगता है जिसमें व्यक्ति के वजूद का व्यापार किया जा रहा है। व्यक्ति का जो वजूद है, क्या मूल्यांकन है किसी आदमी का, उसके प्रतिभा का, उसकी शैक्षिकता का, उसकी नैतिकता का, चरित्रता का। कहाँ आप चले जाओ, अगर मैं किसी दुकान पर जाऊँ और उनसे कहूँ कि भाई मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है, गवर्नमेंट सिस्टम के पास मैं कहाँ जाऊँ? दरअसल मैं कभी प्लेबैक सिंगर बनना चाहता था। मैंने बहुत रियाज़ किया, यूपी तक का फर्स्ट विनर रहा मैं मुंबई भी गया, वोकल टेस्ट में सक्सेस था। और आज भी मेरे दिमाग में है कि मैं, चूँकि माँ सरस्वती का मैं साधक हूँ, मैंने पैसे को कभी अपने जीवन में महत्व नहीं दिया, चूँकि पैसे की औकात मेरी नज़र में ज़्यादा नहीं है। शिक्षा की जितनी बड़ी बात है कि शिक्षा से बड़ा कोई रत्न नहीं, धन नहीं,
कितनी ही कोशिशें ये लोग कर लें कि शिक्षा को ख़त्म करके बाज़ार के हवाले कर दिया जाए, लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ कि आज तक मुझे एक ही चीज़ से प्रहार किया गया कि तुम्हारे पास पहुँच नहीं है और पैसा नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास प्रतिभा होते हुए भी तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैंने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। मेरा आज सिर्फ ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड है, मुझे नहीं मालूम मुझे खाना कहाँ है, पीना कहाँ है, जीना कहाँ है। सिर्फ ये ब्रह्मांड जैसे आदेश करता है वैसे ही मैं जी रहा हूँ। और अब मैंने अपना अभ्यास रियाज भी शुरू कर दिया है। यदि आपकी नज़र में कोई ऑडिशन होता हो स्वर परीक्षण का, तो दरअसल मैं पूरी स्टोरी उस दिन कहूँगा अपनी, चूँकि बहुत कुछ ऐसा था मैंने अपने जीवन में विवाह भी नहीं किया स्वर साधना को लेकर। मैंने आपको जैसे बताया मैं स्वर और शब्द साधक हूँ, यानी कि कला और विद्या। लेकिन इसके प्रतिकार में जो समाज के द्वारा मुझे दिया गया, सिस्टम के द्वारा दिया गया, वो एक प्रतिशोधित व्यवहार था। तो अब बात क्या है कि अभी कौन सुनेगा भाई? हमारे देश में क्या कहता है ये कोई नहीं सुनता, कौन कहता है ये सब सुनते हैं। उसी बात को एक पैसे वाला आदमी कहेगा तो लोग कहेंगे सही बोल रहा है, और जिसके पास में आर्थिक और सामाजिक हैसियत नहीं है, वो कितना ही शैक्षिक तौर पर, चरित्र के तौर पर बहुत अच्छा ईमानदार हो, कोई नहीं महसूस करेगा। भारत की स्थिति तो यही है। और देशों में तो उसकी वैल्यू है, लेकिन भारत में नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ। तो ये कभी बदलेगा आपको लगता है, या देखिए साहब, मैं एक निवेदन आपसे करूँगा कि यदि पत्रकारिता के तौर पर आप कुछ प्रयास करें और आप अगर एक खोज अभियान चलाएं कि कुछ ऐसे वैचारिक तौर पर लोग हैं जो टोटल हाशिए पे खड़े हैं, मतलब आपको यकीन ही नहीं होगा कि इनके पास कुछ होगा। ये तो ऐसे भिखारी हैं, बिल्कुल भूख और भोजन के बीच खड़े हैं। उनमें बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं जिनको आप बचा सकते हैं। तो अगर कोई एक प्रतिभा खोज के तौर पर, चूँकि 90% विद्यार्थी जो है भारत का, उसके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उसका कोई सपना नहीं है। जिस देश में विद्यार्थी का कोई ड्रीम नहीं होता, वो काहे के लिए जिएगा? उनका तो बस मात्र ये है कि किसी तरीके से ये पैसा कैसे मिलेगा। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो अब ये अनपढ़ गवार सोचे इस बात को कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, तो बात ठीक है। लेकिन एक विद्यार्थी उच्च शिक्षित होकर कह रहा है कि पैसा कैसे मिलेगा, तो आप समझिए कि क्या स्तर है मानसिक उनका, और क्या वो देश को देंगे। मेरा लगातार पत्रकारिता जब मैं करती हूँ तो मेरा यही होता है कि मैं हर उस इंसान से बात करूँ, उसकी आइडियोलॉजी, उसको समझने की कोशिश करूँ, जिससे कि जो लोग हमारी वीडियो पे देखते हैं उसमें शायद उनमें कुछ सुन के वो बदलाव आए कि नहीं सिर्फ पैसा या फिर किसी एक चीज़ के पीछे भागना मकसद नहीं होना चाहिए, आपकी खुद की आइडियोलॉजी होनी चाहिए। लेकिन वो चीज़ मुझे कम दिखती है लोगों में। तो मैं भी जैसे अभी आपसे भी बात करने के पीछे मकसद यही था, जो आपकी बातें जब मैंने सुनी मुझे लगा नहीं, शायद आपसे बात करना ज़रूरी है और ये मैसेज लोगों तक जाना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपसे बातचीत भी की। देखिए मैं एक बात पूछूंगा आपसे, एक सवाल है, व्यवस्था व्यक्ति के लिए है या व्यक्ति व्यवस्था के लिए है? व्यवस्था व्यक्ति के लिए है मेरे साथ। व्यवस्था व्यक्ति के लिए है। अगर व्यक्ति ख़त्म कर दिया जाए, सिर्फ आप देखिए एक सही काम, आप यहाँ से चले जाइए बिना पैसे की और पहुँच के, अप्रोच के, अगर एक सही काम कहीं आप अपना करा लें। नहीं, वो तो सिस्टम करप्ट है ना। देखिए करप्शन बिल्कुल नीचे स्तर से है। अच्छा, अब दूसरी बात पर, यहाँ ये जो व्यवस्था है, ये किस एंगल से व्यवस्था है, मतलब किस विधा से आपको व्यवस्था दिखती है? हमने इसको स्वीकार क्यों कर रखा है? मूल बात यह है कि समस्या नहीं है, उसकी स्वीकारता समस्या है। हमने इस व्यवस्था को व्यवस्था मान कैसे लिया है? ये कहाँ से व्यवस्था है? हम जब आज हमारे पास हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, हम उनके पास जा नहीं सकते। उनके पास महंगी गाड़ियाँ हैं, वो 4 सुरक्षाकर्मी हैं। अगर कोई आदमी, अभी मैं सुप्रीम कोर्ट गया परसों तरसों, तो वहाँ ऐसे ही गया तो वो बोले कि आप इन कपड़ों में अंदर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा मेरी सिचुएशन ऐसी है और मैं साधना करता हूँ तो नेचुरल रहता भी हूँ। तो बहुत कुछ कहने के बाद जब उन्हें लगा तो बोले आपस में कि ये पागल है, ये पढ़े लिखे जो टाइप के होते हैं ना, ये मेंटल हो जाते हैं। जो ज़्यादा पढ़े लिख जाते हैं या जिनको पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोग मेंटल होते हैं। और मैंने कई संस्थाओं में सरकार की संस्थाओं में ये देखा है कि वो आपस में कानाफूसी करते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं ना, ये पागल है। तो फिर मंत्रियों का क्या बोलेंगे, वो जो बिना पढ़े लिखे बस उस पोस्ट पे जाके बैठ गए? उनको तो कभी नहीं बोलती व्यवस्था या हमारे लोग कि ये अनपढ़ है, इसको मतलब गद्दी पे नहीं बिठाना चाहिए, सीएम नहीं बनना चाहिए।
दरअसल दरअसल अगर जनता जिंदा होती तो कब कब का ये देश जिंदा हो गया होता। आप ये महसूस करते हैं कि मैं मेरा ये वो कैसे मिलेगा, वहाँ से होगा, कैसे होगा। मुझे अपने सवाल जो स्वार्थ से लिपटे हुए हैं उनसे ही जब फुर्सत नहीं मिलेगी, मुझे ये ज्ञात ही नहीं है कि मेरा होना, मेरा जो समाज है और ये देश है, इसमें ही मुझे जीना है। अगर यहाँ कुछ खामी होती है, कुछ भी असंतुलित होता है, तो मैं पूरा प्रभावित हूँगा। ये दरअसल उनके पास समझ ही नहीं है। तो मतलब लोगों को भ्रमित करके आसान है जीवन यापन करना, ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे गवर्नमेंट सिस्टम आज के तौर पे, आज मैं एक चीज़ महसूस करता हूँ। देखिए, आप ये देखिए, अभी मेरे पास एक सॉफ़ी है, अब ये भी फट चुका है। अब मुझे आवश्यकता थी, मैं सोच रहा था मैंने कि अगर कोई वक्त मिल जाए तो एक साफ़ी मैं किसी से ले लूँ, क्योंकि मैं इसी से नहा लेता हूँ, इसी को पहन लेता हूँ। अच्छा, मैं जी क्यों रहा हूँ? मैं जी इसलिए जी रहा हूँ कि मैंने एक कोशिश की है कि शायद उस यूनिवर्स ने मेरे सामने जो परिस्थितियाँ रखी हैं, तो हो सकता है कि इनको अवसर में भी बदला जाए। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं अब बोझिल होने की बजाय इनसे वाबस्ता हूँ और सीखूँ कि सही मायने में ये जो परिस्थितियाँ हैं, इनके सवाल क्या हैं। तो मेरा अर्थ कहने का ये है कि जवाब मिले, जी, सवाल के हाँ, जवाब कुछ मिले। जवाब मिल रहे हैं। पहले से जीना जो मुश्किल होता जा रहा था, अब वो आसान होता जा रहा है। कैसे? देखिए, अब मैं एक कापी लेके, एक कलम लेकर शैक्षिक तौर पर जब स्वयं से सवाल करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, उसके बाद में जितना जितना मैं खुद के नज़दीक आता जाता हूँ, उतना उतना मुझे रिलीफ मिलता है, महसूस होता है। और अब धीरे धीरे लग रहा है कि शायद कुछ अलग से होना है, कुछ अलग से होना है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि, अच्छा एक बात बता दीजिए आप, एक बात पूछूंगा मैं आपसे। ये जो व्यवस्था है, यदि व्यक्ति निर्माण हो जाए, यदि व्यक्ति पर काम कर लिया जाए, हमारे देश में इमारतें बनाई गई, सब कुछ बनाया जाता है, रोज़ नए नए यांत्रिक आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन व्यक्ति पर कहीं कुछ नहीं हो रहा। देखिए, मैं एक बात तो समझ पाया हूँ कि सरकारों को कोई रुचि नहीं सुधार में, और पब्लिक जो है, आम आज के जो यूथ है, उनको तो कतई इंटरेस्ट नहीं कि व्यवस्था में क्या चल रहा है। उनका तो सिर्फ सीधा सीधा सा ये है कि शॉर्टकट कुछ ऐसा मिले कि शॉर्टकट डिग्री खरीद ली जाए, है ना, और उससे जो हम करना चाहते हैं। मतलब कहने का ये है कि अब करे तो करे कुर्बानी कौन, बदलाव कौन करे, कोशिश कौन करे। हो तो सब कुछ सकता है। भारत भूमि तो ऐसी भूमि है जहाँ सब कुछ संभव था, इतनी नैसर्गिक जगह थी भारत। आज मैं आपको बात कहूँ, मैं गाय में बहुत विश्वास रखता हूँ, क्योंकि उस माँ ने मुझे बचपन में दूध पिलाया, उसने मुझे पाला। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि मेरी माँ को सरेआम काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, और वो किसी कूड़ेदान पर, कूड़े के ढेर में, या भूख और भोजन के बीच खड़ी है, और यहाँ लोग, किसी को परवाह नहीं, कोई बोलने तैयार नहीं। गाय हमारी माता है, हम सनातन हैं, हम फलाने हैं, हम ढिमके हैं। जी, अब जो है खाली एक नाम सेकंड रह गया, सर। बस काम नहीं है। अब इन परिस्थितियों में एजुकेशन एक्ट, हेल्थ एक्ट, इस पर अब अगर आप कुछ कोशिश करें। अभी दरअसल क्या है, मैं मंडी हाउस में कई लोगों से मैंने बात किया, मेरे पास कुछ टैलेंट है भाई, तो मैं अभिनय भी करता हूँ और मैंने स्टोरीज राइट जो किया है, तो वहाँ लोगों में ये सिगरेट पीते हैं। मैंने कहा ये जो, तो मतलब इतना ज़्यादा कि वहाँ कोई बोलने तैयार नहीं है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में उनसे गया, मैंने ये बताओ इस विद्यालय की मतलब कलाकार केंद्रित नीति क्या है। तो बोले क्या कह रहे हो, ये सब क्या बात कर रहे हो। मतलब आपने बात करी गाय की, उसके बाद मैं इस पे भी आऊँगी। जैसे आपने बोला गाय हमारी माता है, ऐसे बोला जाता है, हम देखते हैं कि सड़कों पे कूड़ा खा रही हैं, कचरा खा रही हैं, किस तरीके से उनके साथ हो रहा है। तो ये लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहा? लोग तो इस आधार पे लड़ रहे हैं। अभी मंदिर, मस्जिद, ये इन आधारों पे लड़ाई हो रही है हमारे देश में। देखिए, ऐसा है ना, एक बात कहें आपसे, मंदिर तो बन गया, चित्र और चरित्र, आपका चाहिए। हनुमान जी के कैरेक्टर की पूजा होती है, हनुमान जी की चित्र की पूजा नहीं होती। आप उठा लेके देख लीजिएगा, हनुमान जी ने वो काम करके दिखाए, उनकी पूजा होती है। लेकिन हमारे अपने व्यवहार में हम चरित्र को महत्व नहीं देते। हम सिर्फ चित्र पर तो माल्यार्पण करेंगे, प्रसाद बांटेंगे,
लेकिन उस चरित्र को अपने जीवन में तो क्या, हम अपने पास में भी नहीं फटकने देते, है ना। तो बात यह है कि व्यक्ति करेक्टर जो निर्माण है, करेक्टर में हम हैं नहीं। हम हमारे पास शिक्षा हो तो हमें स्वयं का बोध हो, शिक्षा हो तो हमें अपनी वैल्यू पता लगे। मैं कहता हूँ पैसे की औकात क्या है, पैसे की औकात कुछ नहीं। आप बताओ, एक सांस भी अगर आप सारी दुनिया की दौलत लेके खरीद के दिखा दें मुझे, इस यूनिवर्स ने जो आपको जीवन दिया है कितना कीमती जीवन है। यदि ये सिस्टम ये समझ ले कि अगर व्यक्ति को व्यक्ति बना दिया जाए, है ना, उसको हिंदू बनाओ, मुसलमान बनाओ, जैन, इससे कि ईसाई जैन बौद्ध बनाओ, इससे पहले वो मनुष्य बने। और वो अगर वो मनुष्य बन जाता है, इसमें सफल हो जाता है, तो उसके अंदर जो क्षमताएं हैं, आइंस्टाइन से लेके विवेकानंद तक, बहुत सारे महान पुरुषों तक जो ये कहा है, अब इनको पता तो ये सब है। ऐसी बात नहीं कि नरेंद्र मोदी जी और ये अमित शाह को पता नहीं है सब, भगत सिंह और आज़ाद की थ्योरी पता नहीं है उन्होंने जो किए। लेकिन बात ये है ना कि हम जैसे लोग आज भूख और भोजन के बीच खड़े हैं, वो जाने, हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं है आज, आप सही बता रहे हैं आपको, है ना। तो अब जिनको ज़रूरत नहीं है वो गाड़ियों में से निकले, मोबाइल तो मैंने भी उनको आवश्यकता बस सिर्फ और सिर्फ कि अपना जीवन कैसे ठीक ठाक रहेगा, चकाचौंध। उनको इस आइडियोलॉजी से, हनुमान जी के कैरेक्टर से या श्री राम के कैरेक्टर से, मंदिर से अर्थ क्या है भाई? मन के द्वार, अगर हमारा मन मंदिर बन जाए तभी तो मंदिर हुआ, है ना। ये तो प्राथमिक विद्यालय, जैसे हमने का कबूतर पढ़ाते थे बच्चों को, तो का चित्र बना देते थे, तो ये वहाँ तक शिक्षा थी। अब हम उच्च एजुकेटेड हो के सिर्फ का कबूतर को पकड़ के बैठे रहें, और का कबूतर की जो संवेदना है या उसकी जो सार्थकता है हमारे जीवन में, उसको हम अपनाना नहीं चाहें। ये तो मतलब हम देख ही रहे हैं, जैसे अब आपने बात की थी कि सबको पता है आइडियोलॉजी, लेकिन वो चाहते ही नहीं कि जो लोग हैं वो शिक्षित हो, वो अपनी आइडियोलॉजी समझे, वो इसी लूप में फंस के रह जाए, जो मुझे लग रहा है। तो बिल्कुल नहीं चाहते। यहाँ पर देखिए, एक बात है कि ये देश जो है 95% मर चुका है इस समय। कोई कतई अपने स्वार्थों से ऊपर उठ के सोचता ही नहीं, 24 घंटे अपने स्वार्थों तक। और जो लोग सोच रहे हैं, कुछ परसेंट हैं, वो दरअसल अपने आप पर, बात क्या है कि हमें खुद की मानसिकता को बहुत हद तक साधना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा बिलीविंग सिस्टम जो है ना, खुद पर जब हमें विश्वास हो, उसके लिए हमें साधना और शोध करना पड़ता है, यानी शैक्षिक तौर पर अति संपन्न होना पड़ता है। और वो हमारे देश में 99 दरवाजे बंद हैं। आप किसी तरह अगर आप सही बनना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, तो 99 दरवाजे बंद हैं। और आप बिगड़ना चाहते हैं तो 99 दरवाजे खुले हुए हैं आपके लिए, कहीं से भी बिगड़ जाओ, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कुछ भी पियो, कुछ भी करो, उल्टा सीधा जीवन को कैसे ही गुजारो। एक दर्द मुझे सबसे ज़्यादा होता है कि कितना अमूल्य जीवन है ये, कितना अमूल्य, लेकिन इसको हम यूं ही व्यर्थ, मतलब गंवाने पे मजबूर हो चुके हैं। क्यों मजबूर हो गए? बात यह है ना कि सबसे पहले आपने देखा कि शराब खाने, नशे की आदतें, सिगरेट, शराब, सेक्स। अब जब हम चरित्रहीन हो जाएंगे, जब हम नशे के आदी हो जाएंगे, तो हमारे अंदर वो जो चरित्रता है, जो हमारा आत्मबल है, वो कहाँ रहेगा? मानसिक बल कहाँ रहेगा हमारे पास फिर? अच्छा बाबा, ये जो वीडियो अभी लोग देखेंगे, उनको अगर आप एक मैसेज देना चाहो शॉर्ट में, तो क्या देना चाहोगे, जिससे कि शायद कोई भी अगर ये वीडियो ध्यान से सुने और वो समझे, तो उसकी ज़िंदगी में अगर 1% भी बदलाव आ पाए? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिस देश में नैतिकता है, अगर भारत नैतिक और चरित्र के तौर पर विपन्न है, विपन्न कहते हैं मतलब दरिद्र, गरीब, तो कितना ही आर्थिक और सामाजिक संपन्न हो जाए, ये विनाश और पतन के कगार पे ही जाएगा, इसे कोई बचा नहीं सकता। मैंने कल एक वाक्य लिखा था, नैतिक और चरित्र विपन्न राष्ट्र की अर्थ संपन्नता विकास की नहीं, विनाश की सूचक है। मतलब हमें पैसे को खर्च कहाँ करना है, जब तक ये हमें पता नहीं है, तब तक हम उससे खरीदेंगे क्या, है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें स्वयं पर केंद्रित होना चाहिए, स्वयं की आदतें, स्वयं की सोच। अगर नैतिकता हम अपने जीवन में और अपने समाज और सिस्टम में लाने के लिए प्रयासरत नहीं है, हम अपने चरित्र को ये महसूस नहीं कर पा रहे कि हम आदमी हैं क्या, हमारे अंदर कितनी जानवराना प्रवृत्तियां हैं, ये
ये जानवराने है ना जो हमारे देश में रेप हो रहे हैं, जिस तरीके से हाँ, मारा जा रहा है हाँ, लोगों को, हम देख रहे हाँ। हैं किसी भी नाम पे बस पैसे के हिंदू लिए। मुस्लिम पैसों के लिए मार पैसे देते के रहे, लिए। 100 रुपए के लिए मार दिया जा रहा है। और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ से हम देख रहे हैं लड़ाई हो रही है, लोग आपस में प्रेम से बात भी नहीं कर रहे हैं। तो ये किस तरीके का देश हम डेवलप कर रहे हैं? मतलब हम डेवलपिंग बोल रहे हैं, लेकिन डेवलप हम हो किस तरीके से? मैडम मेरी बात सुनो, देखिए साहब, दिल्ली में 2 चीज का राज है, एक बात कहें आपसे, लड़कियों का एक पैसे का। ये इसको आप अगर विकास कहें तो ये शब्द गलत होगा यहाँ कहने के लिए, ये विनाश कहें आप मुझे बता दीजिए कि एक पागल व्यक्ति को आप कुछ भी दे दें, अब जीवन जैसे अति संपन्न रत्न को जीवन व्यक्ति नहीं संभाल पा रहा, अब वो आदमी के पास में शिक्षा है नहीं, नैतिकता है नहीं, तो शिक्षा तो हमें जानवर बनने से रोकती है ना। तो वो जो बात है विनाश काल विपरीत बुद्धि, वो हाँ। यहाँ पे फिट बैठती है। बिल्कुल फिट बैठती है। मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि आप देखिए, आप सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक कहीं भी अध्ययन कर लीजिएगा, आपको हर जगह इतनी असुरक्षा मिलेगी, इतनी लाचारी मिलेगी, इतनी, प्रत्येक जो अमीर है ना उसे भी डर है कि कहीं कोई छीन झपट ना कर दे, कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। मतलब गरीब तो वो तो है, वो असुरक्षित है ही, लेकिन हर जगह एक लाचारी, असुरक्षितता, एक मतलब ऐसा मतलब दर्द कि कोई सुनने वाला नहीं है, कहाँ जाएं, क्या करें। डिप्रेशन में इसीलिए डिप्रेशन में करप्शन इतना है कि हम अपनी बात किससे कहें, कैसे बोलें। कुल मिला के मतलब हमारे पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है, हम एक ऐसी व्यवस्था में जीने को बेबस हैं। तो इन परिस्थितियों में अब भी समय है हमारे पास कि हम शिक्षा को, मैं एक बात कहूँ आपसे कि अगर इस देश में शिक्षा सुधर जाए तो जितनी भी चीज़ें हैं वो खुद ब खुद सुधरने की स्थिति में आ जाएंगी, अगर शिक्षा सार्थक हो जाए। लेकिन जब व्यापारीकरण हो जाएगा, जब बाजार के हवाले हो जाएगी, आज मैं सही बोलूं तो मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, मैं ईमानदार हूं तो मुझे कोई नौकरी पे भी नहीं रखता। उन्होंने कहा अब हमारे काम सारे बेईमानी के, ईमानदार आदमी है तो ये पोल खोलेगा। तो कुल मिला के एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है हमारे देश ने। तो अब यहाँ दुर्भाग्य ये कह लीजिएगा कि लोग सवाल नहीं पूछ रहे और सिस्टम जो है वो मौज में है। अब जो कुछ लोग जिंदा हैं, जो फील कर रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी दशा क्या है, हम किस दिशा पर मुड़ने वाले हैं, अब हम क्या करें, उनके पास आज आप देखिए, मैं खड़ा हूँ यहाँ, मैं कभी कभी अपने हृदय की बात एक वेदना बोलूँ, शायद आपको थोड़ा सा ज़्यादा कटु लग जाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि भारतीय समाज में नैतिकवान और चरित्रवान व्यक्ति का पैदा होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य बन गया है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है ये सुन। हाँ, नहीं, ये अंदर की वेदना है। मैं आपको बताऊं, मैं जब इन परिस्थितियों से गुजर रहा हूं तो मेरे अंदर से जो आवाज़ आती है वो मैंने आपके सामने व्यक्त की है। तो आपको मोटिवेशन कैसे मिलती है जीने की, मतलब लाइफ में? क्योंकि बहुत से लोग आपने देखा स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं, उनमें मोटिवेशन खत्म हो जाती है कि ज़रा सा पेपर नहीं उनका क्लियर हुआ, या उन्होंने इतनी मेहनत करी, पेपर नहीं दे पाए, या फिर पेपर छूट गया, उस वजह से सुसाइड इतने हो रहे हैं। तो इस चीज़ का मोटिवेशन कैसे देखिए, आता है मोटिवेशन जीवन के लिए जीने का? ये जो यूनिवर्स प्रकृति है ना, मैं दरअसल बचपन से कला अभिरुचि का रखने वाला एक विद्यार्थी रहा, कला में अभिरुचि रखने वाला। तो मुझे नैसर्गिक वातावरण और मेरा जो स्वभाव है वो भी मतलब एक तरीके से शैक्षिक तौर पर आध्यात्मिक है। मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि स्वयं के साथ स्वयं का जुड़ाव, एक दार्शनिकता है उसमें। तो मैं ये बात कहूँगा कि मुझे जो मोटिवेशन मिल रहा है वो जब मैं बैठता हूँ तो मुझे अपने अंदर ही जो ऊर्जा स्रोत है उस तक पहुँचने के मैं बहुत सारे प्रयास करता हूँ, तो थोड़ा सा सफल होता हूँ, वहाँ से मुझे थोड़ी ऊर्जा मिलती है। और मुझे इस हालत में, अब एक बात कहूँ मैं आपसे, मैं भी कम से कम 10-20 बार मर चुका होता अब तक, अगर मैं आध्यात्मिक नहीं होता, यदि मुझे इस ब्रह्मांड ने नहीं संभाला होता, तो आज मैं ऐसे देश में हूँ कि जहाँ मुझे कहाँ जाऊँ भाई, मेरे पास योग्यता है, चरित्रता है, पात्रता है, लेकिन लोग कहते हैं कि पैसे लाओ। भाई कोई भी चीज़ की आवश्यकता आपको पड़ रही है तो लोग कह रहे हैं कि भाई सब जगह बाजार है। अगर सरकार की संस्था के पास जाओ तो वो कह रहे हैं कि नहीं जाओ, करना है शिकायत कर दो।
भाई हम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे। तो ऐसी दशा में केवल और केवल यूनिवर्स जो है वही मोटिवेशन कर यानी प्रेरित कर रहा है, वही आहार दे रहा है और वही जीवन में आगे कुछ ऐसी संभावनाएं दे रहा है कि तुम्हारा होना जो है वो एक प्रयोजनार्थ है, मतलब कोई बड़ा प्रयोजन है तुम्हारे जीवन का। तो तुम चलते चले जाओ और कुछ आगे ऐसा होना है जिसमें तुम्हारी आवश्यकता है, भूमिका है। तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, प्लीज। एक अगर आप मेरी मदद कर सकें इस समय। दरअसल क्या है कि ये जो प्लेबैक सिंगिंग होता है ना, जैसे इंडियन आइडल वगैरह शोज चलते हैं, तो मेरे पास सिंगिंग की कला है। और कला ऐसी है कि माता ने मुझे वो स्वर दिया है कि यदि मुझे ऑडिशन का या कोई ऐसी जगह मिल जाए तो मैं थोड़ा सा वहाँ अपना ऑडिशन के साथ अभ्यास कर सकूँ और थोड़ी पढ़ाई कर सकूँ। आज की तारीख में मुझे सिर्फ दो चीज़ों की आवश्यकता है कि मैं खुद को ध्यानस्थ कर सकूँ और मेरी कला का सदुपयोग हो जाए, तो मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े भोजन के लिए, अपने जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज मेरी पढ़ाई टोटल, चूँकि मेरे पास कोई स्रोत नहीं है और संसाधन के अभाव में, न तो यांत्रिक स्रोत है मेरे पास, न पुस्तकों का स्रोत है। तो आप यदि इस पर कुछ मुझे देखिए, मैं जनता से अपील कर सकती हूँ, आप गा के सुना देंगे कुछ जो लोग सुन सके। आ, 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 ये देश हमारा साक्षी है, ये देश हमारा साक्षी है, इस जीवन के तराजू में हम सारा जीवन खो न चुके, हम सारा जीवन खो न चुके, अब पाना है इस जीवन को, आ, हम साक्षी, आ, हम साक्षी। थोड़ी असमर्थता ये है कि यहाँ अरे वाह, क्या गाया है आपने। कुछ नहीं, बस यदि एक अवसर प्राप्त हो जाए तो एक एक लाइन, कैमरे में देख के बोलिए ये एक एक लाइन और मैं आपको। वतन पर जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा, वतन पर जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा, वतन पर जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा, अमर वो नौजवान होगा। वाह, ये आपने खुद लिखा। ये मैंने एक राइटर का सॉन्ग्स है, वो मैंने बहुत ही बढ़िया गाया आपने। अभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, देखिए बाबा ने एक गुहार लगाई है, उन्हें एक अवसर चाहिए शिक्षा के लिए, और जो ये संगीत की कला है इनमें, उसको कोई एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म मिल सके। तो अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे, तो मैं वैसे कभी बोलती नहीं हूँ, बट इसको शेयर कीजिए। और एक मैंने एक खुद मोटिवेशनल 2 लाइन लिखी जो लोग शराब पीते हैं बिल्कुल उनके बोलिए। लिए। मर मर के जियो ना तुम,
मदिरा ना पियो तुम, मर मर के जियो ना तुम, मदिरा ना पियो तुम, तेरी यादें रहे जिंदा, तेरी यादें रहे जिंदा, ऐसा कुछ करो तुम, मर मर के जियो ना तुम, मदिरा ना पियो तुम, मदिरा ना पियो तुम। वाओ! क्या अमेज़िंग गाया है और आवाज़ भी बहुत अच्छी है। तो बस एक ही बाबा की गुज़ारिश है लोगों से और मेरी भी आप लोगों से है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनकी आवाज़ सुन रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, शायद उनको ये प्लेटफ़ॉर्म मिल सके। शायद सरकार, तो मुझे ज़्यादा उम्मीद सरकार से रहती नहीं है, तो कोई भी इसको अगर सुने, तो वो इनको एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर सके, शिक्षा दिला सके और जो भी आप बाबा चाहते हैं, मैंने मैसेज दे दिया है। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़। देखिए साहब, यदि कहीं शैक्षिकता है, पात्रता है, प्रतिभा है, तो आपके छोटे से प्रयास से एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। और हमारे देश में जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो मुझे लगता है कि उसका हमें रिटर्न मिलता है। जब हम सही चीज़ को आगे बढ़ाते हैं तो हमें हमारे जीवन में सारी सही चीज़ें मिलती हैं। यही संदेश मैं देना चाहता हूँ कि आप लोग इस सही को लेकर, इस प्रतिभा को लेकर थोड़ी सहायतार्थ हो जाएं और अगर थोड़ा प्रयास कर दें तो कुछ विचार, कुछ प्रतिभा शायद जीवंत हो जाए और आगे तक जो उद्देश्य है उस तक पहुंच पाए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, मैं सिर्फ उनसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको इन बातों में कोई भी सच्चाई नज़र आई तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और शायद इन बाबा को वो एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जो वो इतने सालों से ढूंढ रहे हैं।